दारू बिकवाएंगे, एक तरफ लाइसेंस देंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि मद्यपान निषेध का भी कार्यक्रम चलाएंगे। आपको जो मन करता है वो चुन लीजिए। तो आपके शरीर का जो 70% है वह आपको जीने नहीं देगा। यह अंग्रेजों की सरकार बनी है अभी भी। जल अधिनियम जाकर देख लीजिए, जेल अधिनियम देख लीजिए, पुलिस अधिनियम देख लीजिए, कोई कानून में परिवर्तन नहीं होता है। पता नहीं कौन महान अंबेडकर और ये थे जो लोग का संविधान बनाए और इतनी उनकी हम महानता के गुण गाते हैं, और सारी की सारी चीज़ें तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई ही हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। प्रकृति का सबसे अमूल्य वरदान जिसे हम कहते हैं वो है जल और वायु। इसके बगैर जिंदगी की कल्पना अधूरी है, या यूं कहें बिल्कुल बेमानी है। हम आज एक ऐसी ही हस्ती, एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने अपना अच्छा खासा कैरियर छोड़ के जल संरक्षण के लिए जीवन समर्पित कर दिया है। तो आइए बात करते हैं श्री निलय उपाध्याय जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। धन्यवाद। अच्छा सर, जो हमारी संस्कृति में गंगा को, या जो भी नदियां हैं हमारी जिनको हम पूजनीय मानते हैं, उनकी जो पूजा होती है, जैसे लोग गंगा स्नान करने के बाद फूल माला जो भी चढ़ाते हैं, ये कितना हद तक जिम्मेदार है गंगा प्रदूषण के लिए? और जो औद्योगिक क्षेत्र की आपने बात की, वहाँ से आने वाला प्रदूषण कितना है, इसका रेशियो क्या है? ये परंपराएं ज़्यादा जिम्मेदार हैं या जो क्रांति हुई है विकास की वो ज़्यादा जिम्मेदार? देखिए, सरकार के कुछ चरित्र हैं जिनको समझ लेना चाहिए। जैसे दारू बिकवाएंगे, एक तरफ लाइसेंस देंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि मद्यपान निषेध का भी कार्यक्रम चलाएंगे। आपको जो मन करता है वो चुन लीजिए। आपको दारू पीना है तो जाकर खरीद लीजिए, विरोध करना है तो जाकर के भाषण भी दीजिए। एक ही सरकार, एक ही चरित्र, ये चरित्र है सरकार का। गंगा राष्ट्रीय नदी है, तिरंगा भी राष्ट्रीय झंडा है। राष्ट्रीय झंडा उल्टा लटकता है, टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है, ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो कानून सजा तय कर देता है, न्यायालय सजा तय कर देता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय तिरंगा है। और राष्ट्रीय नदी गंगा में ये सरकार खुद मलमूत्र गिराती है। लेकिन ये प्रतीकों के मेटाफर बनने का, समझने का वक्त है। इससे सरकार का चरित्र समझ में आता है। इससे सत्ता का, सरकार मतलब एक सरकार नहीं, सत्ता का चरित्र समझ में आता है कि उसका चरित्र क्या है। गंगा पर भी पूरा का पूरा, एक तरफ गंगा के लिए नीतियां भी हैं, दूसरी तरफ उन नीतियों का पालन नहीं होता। संविधान में तो यह भी है ना कि आपको पीने के लिए पानी तो देना ही पड़ेगा पूरे बनारस को। संविधान की बाध्यता है कि पीने लायक पानी आपको देना पड़ेगा। नीतियां तो हैं, जीवन में नहीं है। रोजगार के दावे तो हैं, जीवन में नहीं है। विकास क्या है, पहले इस शब्द को परिभाषित होना है। आप जहां विनाश करते हैं उसको विकास कहते हैं। जितने प्राधिकरण बनाए गए, जल प्राधिकरण से लेकर के उद्योग प्राधिकरण, जंगल, जहां विनाश की बात आती है उसको विकास की शब्दावली थोड़ा सा अब समझना पड़ेगा कि पुल बनना विकास है या धरती के जल स्तर को ऊपर उठाना विकास है। यह दो दृष्टिकोण है। एक बाजार का दृष्टिकोण है और एक जीवन के अस्थायी रूप से बने रहने का दृष्टिकोण है। एक चश्मा लगा करके आपके अखबार दिखाते हैं, आपके चैनल दिखाते हैं, सच को, नया सच तैयार करते हैं और करके हमारे सामने परोस देते हैं और हमें विचलित कर देते हैं। किसी भी सत्ता तंत्र के चार पक्ष को आप जब समझ लेंगे, यह अंग्रेजों की सरकार बनी है अभी भी।
जल अधिनियम जाकर देख लीजिए, जेल अधिनियम देख लीजिए, पुलिस अधिनियम देख लीजिए, कोई कानून में परिवर्तन नहीं होता है। पता नहीं कौन महान अम्बेडकर और ये थे जो लोग का संविधान बनाए और इतनी उनकी हम महानता के गुण गाते हैं, और सारी की सारी चीज़ें तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई ही हैं। उन सारी आपको मैं पूछता हूँ कि अपने देश के किसी भी हिस्से में जाकर किसी एक भाषा में एक कप चाय, एक गिलास पानी मांग सकते हैं आप? नहीं मांग सकते। देश ही नहीं बना जब आपके घर में आपकी भाषा आपकी बहू नहीं पहचानती, आपका बेटा नहीं पहचानता, आपकी पोती नहीं पहचानती, तो घर बना? तो बहुत सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी जानी हैं। अब ये डर लग रहा है कि क्या ये लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी या इन लड़ाइयों के लड़े जाने की नौबत आए उसके पहले प्रकृति अपना प्रलय रूप दिखा करके बहुत सारे लोगों को इस धरती से विदा कर देगी। ये कौन सा रास्ता, ये हमें चुनना है। और अब मैंने कहा कि नदियों की बात अब छोड़ दीजिए, अब भूतल जल को साफ करने का वक्त आ गया है और हमारी चुनौती बढ़ गई है। पहले तो आप ऊपर के जल को साफ करने की बात करते थे, लेकिन अब आप जहां आकर के पहुंच गए हैं, आपको भूतल जल के सफाई की बात करनी होगी। और नहीं तो आपके शरीर का जो 70% है वह आपको जीने नहीं देगा। जल आत्मा है। जैसे कल एक मित्र हैं यहाँ उपाध्याय जी, वो कह रहे थे कि जल आत्मा है। जिस तरह से आपके भीतर आत्मा रहती है, उस तरह से इस पृथ्वी के भीतर जल रहता है। जो जल संरक्षण की बात आपने अपने पूरे इस दौरान कही है, और जो आपने एक अभियान कहें उसको आपने छेड़ा है, उसको लेके जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता क्या ऐसा करे कि जिससे जल संरक्षण, जो भूगर्भ जल की बात आपने की, वो कैसे संरक्षित? देखिए, हम सिनेमा के लोग हैं जी। जब वो किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है लोगों से बात कहने की और लोगों से अपील करने की। तो प्रक्रिया में मैं यहाँ आने के पहले मैंने होमवर्क किया, और मेरे एक मित्र हैं प्रेम सिंह, बांदा में है, वो मैग्नेस से ऐसे पुरस्कार जो मिलता है उनको पुरस्कार मिला हुआ है, और उसके बाद 20 से 22 एकड़ ज़मीन अपना रख करके और वहाँ कुछ प्रयोग कर रहे हैं। मैं कई बार उनके यहाँ जाता हूँ। तो इस बार भी आते हुए गोविंदाचार्य भी थे, हम लोग गए थे उनके यहाँ, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने पूछा कि क्या हल है इसका, तो उन्होंने बताया कि हल ये है कि बनारस के भूतल में कम से कम 5 से 10 मीटर पानी भरना होगा, ताकि जो यहाँ का वर्तमान जल है उसको वो क्योंकि भीतर के जल में भी प्रवाह होता है, धरती के भीतर जल होता है उसमें, ताकि वो उस जल को विस्थापित कर दे जो दूषित है और उसकी जगह ले ले। इसके बाद 36 तरह के पेड़ों की एक सूची है, गुलर से लेकर के और कई जामुन और कई, जो जमीन का जहर खींचती हैं। तो फिर उन पेड़ों को लगाना पड़ेगा और इसका उपाय यही है। अब मेरे पास संकट है कि बनारस में तो न तो जगह मिलेगी कि आप भूजल भर सकें, और न तो बनारस में ये जगह मिलेगी कि आप वो पेड़ उतनी मात्रा में लगा सकें। तो हमको पूरे बनारस डिस्ट्रिक्ट को अपने केंद्र में रखना पड़ेगा, और बनारस के बाहर का जो इलाका है उसमें जल कैसे भरा जाए और पेड़ कैसे लगाए जाएं, इसकी एक योजना हमको तैयार करनी है। तो इसके लिए अभी मैं बनारस आया हूं, और मेरी इच्छा है कि मैं 500 लोगों की एक परिषद बनाऊं। ये आंदोलन का समय नहीं है, ये संगठन का भी समय नहीं है। किसान आंदोलन का जो हाल देखा उसमें पता चल गया कि भाई, हम सोचते थे कि अगर निगमानंद का साथ लोगों ने दिया होता तो निगमानंद बच गए होते, अगर स्वामी सानंद का लोगों ने साथ दिया होता तो स्वामी सानंद बच गए होते। लेकिन किसान आंदोलन देख करके मुझे लग गया कि लोग साथ भी देते होते तो निगमानंद मरते।
लोग साथ भी दे रहे होते तो स्वामी सानंद मरते। हमारा रास्ता सत्ता का नहीं है, हमारा रास्ता लोगों का है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस काम में आप हमारी मदद कीजिए। और 500 लोगों का जो मैं एक परिषद बना रहा हूं, उनमें ये सारी बातें तय करेंगे कि हम क्या करें, कैसे करें, कौन दायित्व, कौन व्यक्ति कौन सा दायित्व ले, क्योंकि पूरा ये इलाका में एक जागरण की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए कुछ असुविधाएं हैं मेरे पास, लेकिन गंगा जी जाने, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वे मेरी मदद करेंगी। कि एक अखबार चाहता हूं कि इन संदर्भों पर मैं लगातार निकालूं अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों से अपनी बात मैं कह सकूं। और इस सिलसिले को धीरे 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 बढ़ाना, अगर काशी के लोगों ने अंगीकार किया तो ठीक है, इस बात बढ़ेगी, और नहीं अंगीकार किया तो पराजित पुत्र गंगा की तरह वापस चला जाऊंगा। नहीं सर, हमें उम्मीद है कि ये आपका अभियान आगे बढ़ेगा और जो जल संरक्षण और गंगा स्वच्छता के लिए आप अभियान चला रहे हैं वो जल्दी सार्थक रूप लेगा। सर, चलते चलते मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा जो शायद बात छूट रही है, कि क्या ऐसे छोटे छोटे काम हो सकते हैं जनता जो कर सकती है, या हम आप और जो भी हमारे दर्शक हैं, वो क्या ऐसा छोटा छोटा काम कर सकते हैं जिससे जल का बचत हो, जल का संरक्षण हो और भूगर्भ जल का संरक्षण हो? देखिए, जवाब मैं इसका दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब उन 500 लोगों पर छोड़ता हूँ अभी जी, जो आएंगे, जो तय करेंगे। हाँ, मैं अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि देखिए, एक प्रवर्ब है जनक और याज्ञवल्क का। याज्ञवल्क सरस्वती नदी के तट से वेद की अग्नि लेकर आए थे और यहीं बनारस में विंध्याचल में यहीं पार किए थे और मिथिला तक गए थे। मिथिला में जनक ने टेस्ट लिया उनका, तो उन्होंने कुछ सवाल किए, पूछा, हे याज्ञवल्क, मनुष्य दिन में किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? उन्होंने कहा सूर्य के। जब सूर्य न हो तो चंद्रमा के। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ना हो तो अग्नि के। जब सूर्य भी ना हो, चांद भी ना हो और अग्नि भी ना हो तो ध्वनि के। और जब ध्वनि भी ना हो तो हम जिस दौर में जी रहे हैं, पूरी दुनिया के आसमान में विचारों का कोई सूर्य नहीं है जो हमारा संकट सुलझा सके। कोई चांद नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि चंद्रमा मन सो जाता। कोई अग्नि नहीं है जो जल रही हो बनारस के भीतर, इस जल के लिए ही जैसे समझिए कोई अग्नि नहीं है। कोई ध्वनि नहीं है। मैं आया हूँ यहाँ तो एक ध्वनि बनी, कोई ध्वनि नहीं है इसकी। ऐसे में क्या करें हम? याज्ञवल्क्य ने कहा कि एक उपाय है, दुनिया के सारे प्रकाश क्षीण हो जाए, एक प्रकाश बचा रहता है और वो है आपकी आत्मा का प्रकाश। मैं हर आदमी से ही अपील करूंगा कि वे अखबारों के प्रकाश में न जाएं, वे टीवी के प्रकाश में न जाएं, वे अपनी आत्मा के प्रकाश में जाएं और इस बात की सिर्फ कल्पना करें कि 20 साल बाद का बनारस कैसा होगा, 30 साल बाद का बनारस कैसा होगा। उनको दायित्व समझ में आ जाएगा। जी। यह एनजीओ बनाने और वेतन देने की बात नहीं है, यह बनारस के होने न होने का कारण है। मैं पहले गंगा से जुड़ा था, देव के देव महाराज शिव ने मुझे गंगा से जोड़ा था और गंगा ने शिव से जोड़ दिया। और ये शिव की नगरी है। शिव की नगरी अगर नष्ट होगी, कितना बड़ा इतिहास नष्ट होगा, शंकर का त्रिशूल नष्ट होगा, पूरी दुनिया का पहले शहर होने का गुमान था, टूट रहा है। कैलाश की तरह जलमयता मलमयता में बदल रही है। चलिए बस कीजिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। तो हमने बात की श्री निलय उपाध्याय जी से, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गंगा के संरक्षण, जल के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे।
जल संरक्षण के लिए हम लगातार कोशिश भी करेंगे कि हम कुछ ऐसा अपनी जनता को, अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को दे पाएँ कि वो जल संरक्षण की इस अभियान में अपनी भूमिका निभा पाएँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।